كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وأحيهم على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه عنا وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب ये देखिए पत्थर भी नीचे मैंने आगे निकलने आगे आराम से निकलो आराम से निकलो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बफरजुल दारुल सलाम मस्जिद के करीब, और यहाँ पर जो गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 25 साल साथ जो कि सरीना मोबाइल मार्केट पर एक वीडियो बना रहा था, और वहाँ पर गार्ड जिसने जो है वो अदम बर्दाश्त पर जो है वो साथ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आज साथ की दारुल सलाम मस्जिद में नमाज जनाज़ा अदा की गई, जिसमें समाजी, सियासी और दीगर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस नमाज जनाजे में भरपूर शिरकत की। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आदिल अहमद भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये कराची के अंदर जो ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम, जिसमें अब तक रवां साल 71 लोग जो है वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं, और ये जो हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त है, इस पर जो है वो हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। हम शाह फैसल कॉलोनी से ऑल द वे यहाँ पर आए जनाजे में शिरकत करने और फैमिली के साथ इजहार ताज़ियत करने। उसकी वजह यह है कि दुख बहुत हुआ, उसकी शहादत को देखकर दुख बहुत हुआ। एक नौजवान जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और मैं वालिद साहब से मिला, उनके इंतहाई नहीफ़ और इंतहाई जो है वो मिडिल क्लास आदमी वो नज़र आए, मुझे मालूम हुए। और ये जो अदम बर्दाश्त है, ये बेसिकली जो माशरे के अंदर इस वक्त लाकानूनियत है ना, लाकानूनियत, जब कानून ना हो किसी जगह तो फिर ये आपको मनाज़र सामने आते हैं। तो इस लाकानूनियत के ऊपर आवाम को, कौम को ख़ुद जो है वो इस पे अपने हक़ के लिए, अपने उसके लिए उठना होगा, खड़ा होना होगा। और ये जो हम पर एक अज़ाब मुसल्लत है लाकानूनियत का, इससे हमें छुटकारा हासिल करना होगा। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फ़ैमिली के साथ मैं इज़हार ताज़ियत करता हूँ। उनके घर वालों के साथ अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद करे और उनके घर वालों को सब्र जमील दे। बहुत मुश्किल वक्त। सर, ये हमने कल फुटेज में भी आपने भी देखा होगा कि गार्ड जो है वो बिल्कुल अनट्रेंड था, और जिस तरह वो गन को लोड कर रहा था और जिस तरह उससे फायर हुआ या उसने फायर किया, तो ये जो सिक्योरिटी कंपनी है, इनके ऊपर भी सवाल नहीं उठता है कि इन्होंने अनट्रेंड लोग जो यहाँ पर रखे हुए हैं, ये तो चलते फिरते, मतलब यानी कि ये एक वाक़ई नहीं, गुज़िश्ता अरसे में भी इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं जिसमें जो है वो गार्ड को सिर्फ जो है वो बस वर्दी पहना के जो है खड़ा कर दिया जाता है। बिल्कुल उठता है सवाल, और एक नहीं, इस पर काफ़ी सवालात उठते हैं। सिक्योरिटी जो कंपनीज़ हैं, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि इनके पास जो गार्ड्स होते हैं वो अनट्रेंड होते हैं, अनप्रोफेशनल होते हैं, इंतहाई कम तनख्वाह पे काम करते हैं। यानी इस महंगाई के दौर में भी 15,000 और 18,000 रुपये सैलरी के ऊपर 12-12 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है हमसे। तो
अगेन बात वही आ जाती है, लाकानूनियत है इस मुल्क में, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कानून नहीं है। कानून तो मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं है। जब ताकतवर कानून तोड़ता है तो उसके बाद फिर यही लॉलेसनेस सामने आती है। तो ये पूरा चेक एंड बैलेंस सिस्टम अगर हो सिक्योरिटी कंपनीज़ के ऊपर, और ये मेक श्योर किया जाए कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी ड्यूटी आवर्स जो हैं वो कम हो, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होते। फिर उनकी जो तनख्वाह है वो प्रॉपर उनको दी जाए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएँ। जब वो ज़हनी तौर पे ठीक होंगे तो वो अपनी ड्यूटी भी सही तरीके से करेंगे। कराची में रवां साल 71 लोग जो है वो डाकुओं की फायरिंग का निशाना बने। तो ये जो सिर्फ बयानात दिए जाते हैं और हम देख रहे हैं कि ये एक अरसे से जो स्ट्रीट क्राइम है, न सिर्फ जान यहाँ पर जो है जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए और करोड़ों रुपए मालियत के जो है वो सामान वगैरह छीन लिया जाता है। तो मतलब यानी कि कौन इसका ज़िम्मेदार है? कुछ जो अपोजिशन है वो यहाँ पर एहतजाज करती है, वो कहती है कि सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट कहती है कि भाई सब अच्छा है, यहाँ पर तो स्ट्रीट क्राइम इतने। तो सर ये कैसे मसला होगा? सिंध गवर्नमेंट को जो लाने वाले हैं ना वो ज़िम्मेदार हैं। ये जो एक अरेंजमेंट बिठाया जाता है, जो अवामी वोट, अवामी जो राय है उसके बरखिलाफ़ जब मुसलत किया जाता है, उसके नतीजे में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो सामने आता है। ये जो स्ट्रीट क्राइम कराची में है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये इसमें पुलिस, रेंजर्स, इदारे सब मुलविस हैं इसमें, और बाकायदा तौर पे जो है वो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको जो है वो रखा जाता है। अदरवाइज़ अगर इदारे अपने काम करने पे आएँ तो उनकी इजाज़त के बग़ैर और उनकी नॉलेज के बग़ैर और उनकी गिरफ्त के बग़ैर जो है यहाँ कोई आप सुई भी इधर उधर नहीं कर सकते। हमें अपने इस भाई साथ के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तमाम यूट्यूबर कम्युनिटी को खड़ा होना पड़ेगा। ये तो अगर आप इस तरह आज़ादी राय को और इसको इजहार को और इस तरह आप किसी को दबाएंगे और इस तरह से करेंगे तो कल को तो कोई किसी की बारी हो सकती है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। तो हमें खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए और अपना हक जो है वो क्लेम करना पड़ेगा। जी, हमारे साथ मकतूल साद के चंद दोस्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो साद को कैसा पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर ये बताइएगा कि साद आपका कितना पुराना दोस्त है? साथ हमारे साथ, मेरे और नोमान के साथ हम लोगों के साथ था वो सेंट पैट्रिक्स में हम लोग थे। 2011 की बात है, 2009 से 2011 तक ये 3 साल हम लोगों ने साथ गुजारे। और साथ अपने नाम की तरह ही था, बिल्कुल साथ शहीद था और जो काम भी करना चाहता था उसके पीछे पड़ जाता था और वो करके ही गुजरता था। तो बहुत हंसदिल और हंसमुख इंसान और बहुत जॉली हमारा दोस्त था और हमारी क्लास में एक ज़िंदगी भर देने वाला इंसान था वो हमारा दोस्त। वो आज हमसे बिछड़ गया, हमसे जुदा हो गया, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो साद के क्या ख्वाब थे? कभी आपसे कोई बात की थी कि मेरे ये ख्वाब है, मैं ये करना चाहता हूँ? साथ और हम सब दोस्तों के यही ख्वाब हैं कि हम अपने जो है ना मुल्क और कौम के लिए कुछ ना कुछ तामीरी करें। साथ ने कई जगहों पर कई चीज़ों में कोशिश की, फिर दुबई भी जाना चाहता था। ज़ाहिर है वो उसकी जो आखिरी और हमारी कम्युनिकेशन हुई थी वो यही हुई थी कि यार यहाँ पर जो है ना वो बहुत मुश्किल लग रहा है कुछ भी कर गुजरना। फिर जो उसकी एक था कि यार मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मेरा भी कुछ भला हो और मेरे मुल्क और कौम का भी मैं कुछ ना कुछ नाम रोशन कर सकूँ। तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है जो हालात हैं इस वक्त, जो मुल्क के हालात हैं, अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। तो उसमें वो कुछ ना कर सका तो उसने सोचा कि यार क्यों ना व्लॉगिंग की तरफ जाया जाए या टिकटॉक की तरफ जाया जाए। तो इस पर वो आजकल कर रहा था, अपना काम कर रहा था और मुल्क से बाहर जाना चाहता। खेल वो एक ज़िंदा दिल आदमी था, हर किस्म जो भी हम क्लास में, नौमान भी हमारे साथ होते थे और बहुत सारे दोस्त और भी हैं जो बेचारे कुछ आए थे, कुछ चले गए, कुछ पहुँच नहीं सके। तो उसमें ये मामला था कि वो हर किस्म की ज़िंदा दिली में वो शामिल होता था। साथ जब क्लास में आता था तो हमें ऐसा लगता था कि यार बस ये क्लास है, मतलब उसको हर किस्म की जो प्रेशर होता था या परेशानी होती थी उसको तोड़कर उसमें एक जॉली मूड और एक उसमें जो है ना खुशगवारी का एहसास दिलाता था। चाहे वो कोई सी भी गेम हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कभी किसी से शरारत करना, कभी एक ज़िंदा दिल इंसान था। असल में हमारा जो शहर है, बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारा जो शहर है ये बिल्कुल लावारिस किस्म का हो गया है। इसको यहाँ तक तो हर कोई ओन करता है कि इसने रेवेन्यू कमा कर देना है, इसने सब कुछ करके देना है इस शहर को। लेकिन जहाँ पर इस शहर के हुकूक की बात आती है, जहाँ पर इस शहर की सर्विसेज की बात आती है तो ये हर महाज पर अपने ये वो दे रहा है, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। लेकिन जहाँ पर इसकी सर्विसेज उसकी बात आती है, हुकूक की बात आती है, तो माजरत के साथ बदकिस्मती से हमारे शहर को कोई भी हुकूक देने को तैयार नहीं है। यहाँ पर आए रोज़ आप देखें किस तरह से स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, डकैतियाँ होती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। अब इस शहर में जो असल मसला है ना, इसने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया लोगों को, इतना फ्रस्ट्रेशन है कि आप देखें इस किस्म के वाक़यात आते हैं। अब एक मामूली सी एक वीडियो बनाना और उस पर गार्ड का इतना आप पे से बाहर हो जाना कि उसने गोली चला दी। ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं।
हालात से तंग आ गए हैं, जुल्म और सितम से तंग आ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं, तो हर बंदा जो है ना वो ये अब हमारा एक इज्तिमाई मसला बन गया है। हम लोग एक तरह से ना इंतहा पसंद हो गए हैं। हम लोग हर चीज़ में ना एक किस्म की इंतहा पसंदी आ गई है और हर कोई जो है ना बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाता है, थोड़े से मसले पर बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो ये हमारा कलेक्टिव मसला है और मैं समझता हूँ कि हमें इस पर कलेक्टिवली काम करना चाहिए, एक दूसरे के अंदर बर्दाश्त का मादा रखना चाहिए और एक दूसरे की चीज़ों को, बातों को बर्दाश्त करना चाहिए। कराची वालों के नसीब में जो अपोजिशन लिखी है वो भी फारिग है और जो हुकूमत लिखी है वो भी हमें फारिग नज़र आती है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती है और हुकूमत जो है वो कहती है कि जो है वो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि वो अपने जो है वो ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, सड़कों पर नहीं आते। कराची वाले जिस तरह लुट रहे हैं, जिस तरह मर रहे हैं, जिस तरह ज़ख्मी हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा कि एक नौजवान जो मैकेनिकल इंजीनियर था और गोल्ड मेडलिस्ट था, उससे भी जो है वो फायरिंग का निशाना बना। इस तरह कराची में कई माओं की गोदें जो है वो उजाड़ दी गई है। स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो पुलिस से काबू नहीं हो रहा, बल्कि जो है वो हुकूमत भी हमें इस पर काबू पाने में नाकाम नज़र आती है। तो देखते हैं ये सिलसिला कब तक चलता है। हम आवाज़ उठा रहे हैं, आप भी आवाज़ उठाएँ और इसी तरह जो है वो देखते हैं कि कराची वालों का नसीब जो है वो कब अच्छा खुलता है। हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।